नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सबको यह बताना चाहूँगा कि आज से हम एक यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। यह यात्रा आपको आपके मार्ग में सफल बनाए। प्रत्येक दिन मैं एक एक अध्याय, जैसे इतिहास हो गया, समाजशास्त्र हो गया, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इन सब का अकॉर्डिंग टू यूपीएससी जो भी सिलेबस है आपकी प्रारंभिक परीक्षा होने से पहले पूर्ण करवाऊंगा। और आप सब लोगों से विनम्र निवेदन और अनुरोध है कि जो वीडियो बनाकर मैं पोस्ट करूंगा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए आज हम जो है इतिहास से प्रारंभ करते हैं। शुरुआत करेंगे हम प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत का इतिहास क्या है, कौन से स्रोत हैं जिनसे लिया गया है, और प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम जानेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। इतिहास जो है अतीत में किए गए मानव प्रयास की अनुक्रमिक कथा है, जो अतीत में मानव द्वारा कार्य किए गए हैं। इतिहास उनकी एक कथा है, उनकी एक कहानी है। और इतिहास के लिए कुछ आवश्यक अंग हैं। जैसे इतिहास के लिए क्या आवश्यक है, जैसे अतीत, सभ्य युग, मानव प्रयास और घटनाओं का अनुक्रमिक प्रसार। वर्तमान जो अभी जीवित है इतिहास का विषय नहीं है, यद्यपि वह शीघ्र अतीत होकर उसके अंग हो जाएगा। घटना जो संपन्न हो चुकी है, चाहे अभी चाहे शताब्दियों पूर्व, इतिहास का अंग हो जाती है। मतलब जो अभी चल रहा है वो इतिहास नहीं है, अर्थात जो घटनाएं पहले घटित हो चुकी हैं बहुत समय पहले, वो सब इतिहास का अंग हो जाती है। इतिहास विगत घटनाओं का चिंतन करना है। जब हम ऐतिहासिक क्रम में घटनाओं का वर्णन करते हैं तब उन्हें काल प्रसार में वितरित करते हैं, और जब भौगोलिक क्रम में हम इनका उल्लेख करते हैं तब उन्हें स्थानानुसार रखते हैं। इतिहास और भूगोल दोनों कारण और परिणाम के साथ घटनाओं की तिथि और स्थान को व्यवस्था प्रदान करते हैं। अतः निरंतरता व परिवर्तनीयता का समसामयिक विश्लेषण ही इतिहास है। इतिहास हमारी और हमारे समाज की दशा व दिशा का निर्धारण करता है और भविष्य को सुरक्षित बनाने का प्रयास करता है। प्राचीन भारत का इतिहास मानव सभ्यता के उस समय का इतिहास है जब वह अपने निर्माण की अवस्था में था। विशाल पर्वतमालाओं और नदियों की भूमिका प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रही है। वर्तमान मानव का स्वरूप क्रमिक विकास का परिणाम है। जो वर्तमान में मानव का स्वरूप है वो क्रमिक विकास का परिणाम है, अर्थात धीरे धीरे जो है मानव का विकास हुआ है, एकदम से मानव का विकास नहीं हुआ है। इतिहासकारों ने अध्ययन हेतु सरलता की दृष्टि से इतिहास को कई भागों में वर्गीकृत किया है। प्राचीन भारत उसी वर्गीकरण का एक भाग है। ऐतिहासिक कालक्रमों का अध्ययन हम ऐतिहासिक सामग्री स्रोतों के आधार पर करते हैं। चूँकि इतिहास उन बातों का वृत्तांत होता है जो भूतकाल में हुई हो, इसलिए मूलतः महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत का पुनर्निर्माण करने को ही इतिहास कहते हैं। यह महत्वपूर्ण तथ्य हमारे लिए कई रूपों में सुरक्षित हैं, जिन्हें हम इतिहास की सामग्री अथवा स्रोत कहते हैं। अब जैसे भौतिक अवशेष देखें, इतिहास के हमें भौतिक अवशेष क्या मिलते हैं, तो भौतिक अवशेष में जो टीला जिसे कहते हैं, धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं। टीला जो है धरती की सतह के उभरे हुए उस भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष पाए गए हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक और बहु सांस्कृतिक। टीले की खुदाई, जो टीले हैं, जो अवशेष जहाँ पाए गए हैं वो ऊंचे टीले हैं, उनकी जो खुदाई है वो दो तरह से जो है होती है, एक अनुलंब और क्षैतिज। अनुलंब उत्खनन का अर्थ सीधी खड़ी लंबवत खुदाई करना है, अर्थात अनुलंब खुदाई मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, जिसमें परत के हिसाब से हम कालक्रम निर्धारित करते हैं।
और क्षैतिज खुदाई सीधी सीधी। क्षैतिज उत्खनन का तात्पर्य टीले की या उसके वृहत भाग की खुदाई से है। इस प्रकार की खुदाई से हम उस स्थल के काल विशेष की संस्कृति का पूर्ण अनुमान लगा सकते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खनन से ऐसे नगरों का पता चलता है जिनकी लगभग स्थापना जो है 3500 ईसा पूर्व में हुई थी। उत्खनन से हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के बारे में भी जानकारी मिलती है कि उस समय के लोग जिस प्रकार की बस्तियों में रहते थे, उनका ढांचा कैसा था, वे किस प्रकार के मृदभांड उपयोग में लाते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन में किन अनाजों का उपयोग करते थे और किस प्रकार के औजारों तथा हथियारों का उपयोग करते थे। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीजें भी कब्र में गाड़ते थे तथा इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे, जिन्हें हम स्मारकों को महापाषाण कहते हैं या मेगालिथ। मेगालिथ किन्हें कहते हैं? जो शव के किनारे किनारे पत्थर बड़े बड़े गाड़ दिए जाते थे, घेरा बना देते थे, उसे हम मेगालिथ कहते हैं। जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का क्रमिक स्तरों में विधिवत उत्खनन किया जाता है तथा प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है, उसे पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। ठीक। रेडियो कार्बन विधि द्वारा पता लगाया जाता है कि इस काल से संबंधित है। कोई भी वस्तु प्राप्त की जाती है तो उसे रेडियो कार्बन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है कि यह किस काल से संबंधित है, जिसे हम C14 भी कहते हैं। कार्बन की जो परत उसके ऊपर जमा होती है उससे इसका निर्धारण किया जाता है, इसीलिए इसे हम रेडियो कार्बन विधि कहते हैं। पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषतः पराग के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी पहचान की जाती है तथा उनके पालतू होने एवं अनेक प्रकार के कार्य में लाए जाने का भी पता लगाया जाता है। राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व में भी था। अब जो है हम देखते हैं अभिलेख भी मिले हैं। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोत अनेक और विविध प्रकार के हैं। हमारे इतिहास के स्रोत के क्षेत्र में किसी नदी के तट पर एक निर्जन टीले को खोद कर निकाले गए प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य द्वारा पत्थरों को काटकर बनाए गए गड़ासों से लेकर भव्य इमारतों के भग्नावशेषों और राजकवि बाण के हर्ष चरित्र तक सभी प्रकार की चीजें शामिल हैं हमारे इतिहास में। अपने अध्ययन की सुविधा के उद्देश्य से हम उन्हें मोटे मोटे रूपों से श्रेणियों में विभाजित करते हैं। एक साहित्यिक, एक पुरातत्व संबंधी सामग्री, इन दो श्रेणियों को और फिर छोटी छोटी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अब जैसे हम पुरातात्विक स्रोत देखें तो उनमें क्या आते हैं? अभिलेख। अब अभिलेखों में प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख में मध्य एशिया के बोगाजकोई से प्राप्त अभिलेख है। इस पर वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग के हैं। D.R. भंडारकर नामक विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में है। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर एवं उदयगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है तथा अन्य अभिलेखों में उसे देवानुप्रिय या पियदस्य देवियों का प्यारा कहा गया है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अशोक के बाद भी अभिलेख की परंपरा कायम रही। अब हमें अनेक प्रशस्तियां मिलने लगीं, जिनमें दरबारी कवियों अथवा लेखकों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के शब्द मिलते हैं। इनसे संबंधित शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
जिनमें प्रमुख हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। ये खारवेल शासक से संबंधित हैं और खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है हाथी गुम्फा अभिलेख में। फिर आ जाइए जूनागढ़ अभिलेख। अब जो जूनागढ़ अभिलेख है यह रुद्रदामन से संबंधित है। इसमें रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। फिर नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख जो है ये गौतमी बलश्री से संबंधित है। सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण है। गौतमी पुत्र शतकर्णी से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख सभी को पता है समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसके विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण है इसमें। ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण है इसमें। फिर भितरी स्तंभ लेख। भितरी स्तंभ लेख जो है वो स्कंदगुप्त से संबंधित है। इसके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है इसमें। फिर आ जाइए मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है और इसमें इसकी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है। अब जो गैर सरकारी लेखों में यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेस नगर यानी विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। अब ये भी पूछा जा सकता है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने के प्रमाण किससे मिलते हैं, पर इस तरह से यूपीएससी में सीधे सीधे नहीं पूछा जाता, घुमा कर पूछा जाता है। तो एक दिमाग में सीधी सी लाइन एक क्लियर रखनी है कि जो यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेसनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। जो अभिलेखों का अध्ययन हम करते हैं तो अभिलेखों का अध्ययन जो है वो एपोग्राफी कहा गया है। उसे अभिलेखों के अध्ययन करने को एपोग्राफी कहा गया है। अब स्मारक और भवन देखिए। स्मारक और भवनों से क्या जानकारी हमें मिलती है। चलिए पहले मैं आपको ये बता देता हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के जो स्रोत हैं वो कैसे कैसे हैं। अब जैसे दो बताए थे, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या आ जाता है, अभिलेख, स्मारक एवं भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला और मोहरे। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, स्मारक एवं भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला और मोहरे। उसके बाद साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या है, भारतीय संहिता है और विदेशी साहित्य है। विदेशी साहित्य में विदेशी यात्रियों का विवरण जो है वो आ जाता है। अब भारतीय साहित्य में क्या है, भारतीय साहित्य में धार्मिक साहित्य है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य है और संगम साहित्य है। अब धार्मिक साहित्य में क्या क्या है, धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य है, बौद्ध साहित्य है और जैन साहित्य है। अब ब्राह्मण साहित्य में वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, अरण्यक आते हैं, उपनिषद आते हैं, वेदांग आते हैं, उपवेद आते हैं, षड्दर्शन आता है, महाकाव्य आता है, पुराण आते हैं और स्मृति आती है। अब वेद में कौन कौन से हमारे, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। अब ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ में ऐतरेय है, कौशितकी है, गोपथ आदि है। अरण्यक में क्या है, तैतरीय है, मैत्रायणी है, ऐतरेय आदि है। उपनिषद में क्या है, छंदोग्य है, कठ है, बृहदारण्यक आदि है। वेदांग में क्या है, वेदांग में शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। उपवेद में क्या है, उपवेद में आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, गंधर्व वेद है, शिल्पवेद है। षड्दर्शन में क्या है, षड्दर्शन में सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, पूर्व मीमांसा है और उत्तर मीमांसा है। महाकाव्य में क्या है, महाकाव्य में हमारे रामायण और महाभारत है। पुराण में क्या है, पुराण में विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है, शिव पुराण है, गरुड़ पुराण है। स्मृति में क्या है, मनुस्मृति है, नारद स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि है। अब बौद्ध साहित्य आ जाइए। बौद्ध साहित्य में क्या क्या है, सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है, मिलिंद पनु है, बुद्ध चरित्र है, दिव्यावदन है। जैन साहित्य में क्या है, जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्वन है, भद्रबाहु चरित्र है, भगवती सूत्र है, कल्प सूत्र है। ये तो हो गए हमारे धार्मिक साहित्य। अब हम देखते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य क्या क्या है। तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य में आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कल्लड़ की राजतरंगिणी है,
पाणिनि का अष्टाध्यायी है, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस है, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम है, मालविकाग्निमित्रम है, रघुवंश है, मेघदूत है, बाणभट्ट का हर्षचरित्र है, कादम्बरी है, इत्यादि और भी ग्रंथ हैं। फिर आ जाइए, हम आ जाते हैं संगम साहित्य पे। अब संगम साहित्य में क्या क्या है? संगम साहित्य में तिरुकुरल है, शिल्पादिकारम है, मणिमेखले है, जीवक चिंतामणि है, आदि है। इसके बाद हम देखते हैं विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य में जो है विदेशी यात्रियों का वर्णन किया गया है। विदेशी यात्रियों का वर्णन किस प्रकार से किया गया है? विदेशी यात्रियों का वर्णन जो है यूनानी एवं रोम के लेखक है, चीनी लेखक है, अरबी लेखक है। यूनानी एवं रोम के लेखकों में कौन कौन है? यूनानी एवं रोम के लेखकों में मेगस्थनीज है, टालमी है, हेरोडोटस है, नियार्कस है, अरिस्टोबुल्स है। फिर चीनी लेखक आ जाइए। चीनी लेखक में फाहियान है, वेनसांग है, तिसिंग है, इत्यादि। अरबी लेखकों में अल सुलेमान है, अल मसूदी है, इब्न बतूता है, ये सब है। अब चलिए हम देखते हैं। ये तो हमारा हो गया प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के जो स्रोत हैं, किन किन स्रोतों से हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं, ये वो चीज़ हो गई। अब हम आ जाते हैं स्मारक और भवन देखते हैं। सबसे पहले स्मारक और भवन। स्मारक और भवन में स्मारक और भवनों से जनता को आध्यात्मिकता तथा धर्मनिष्ठा का ज्ञान होता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त भवनों से 5500 वर्ष पुरानी सैंधव सभ्यता का पता चला है। नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी बताई जाती है। अतरंजी खेड़ा आदि की खुदाइयों से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1000 के लगभग प्रारंभ हो गया था। प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनके अवशेष बिखरे रूप में पूरे देश में हैं। महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। विभिन्न स्थानों पर प्राप्त मंदिर जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो झांसी में है, भीतरगांव का मंदिर जो कानपुर में है, अजंता की गुफाओं के चित्र, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति आदि से हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। उत्तर भारत में मंदिर नागर शैली, मध्य भारत के मंदिर बेसर शैली तथा दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित हैं। दक्षिण भारत में तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली तथा उत्तर भारत में खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं। इनमें मुख्य रूप से जावा का बोरोबुदुर स्तूप यानी महायान बौद्ध स्तूप तथा कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर का उल्लेख किया जा सकता है। अब सिक्कों के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सिक्के जो हैं, सिक्कों के अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं। मुद्रा शास्त्र यानी नुमिस्मैटिक्स। मुद्राओं के अध्ययन से भी ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में अधिकांश मोहरें धातुओं की बनाई जाती थी। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। तांबे, चांदी, सोने और शीशे से सिक्कों के सांचे बड़ी संख्या में मिले हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के अर्थात ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं। हमारे यहाँ आरंभिक सिक्कों को पर जो आरंभिक सिक्के हैं हमारे यहाँ के, उन पर कुछ प्रतीक मिले हैं, परंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां भी उल्लिखित मिलती हैं। यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा प्रारंभ की। सिक्कों का प्रयोग दान दक्षिणा, खरीद बिक्री और वेतन मजदूरी के भुगतान में होता था, इसलिए सिक्कों का आर्थिक इतिहास के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। मौर्य शासकों ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सबसे अधिक सिक्के मौर्य उत्तर काल के मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, पोटिन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने के बने हैं। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित किए। सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए थे।
जो अभिलेख, स्मारक और भवन के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्के से भी प्रचुर जो है ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध होती है। साधारणतः 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही होता है। कुछ प्राप्त मुद्राओं में तिथियां भी खुदी हैं जो कालक्रम निर्धारण में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई हैं। पुराने सिक्के तो पता ही है आपको, तांबा, चांदी, सोना और शीशे से बनते थे। जो प्राचीनतम सिक्के हैं उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। आहत सिक्कों को या पंचमार्क सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ये जो है ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। जो पंचमार्क या आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह बने होते थे और सर्वाधिक सिक्के जो है मौर्य काल में तैयार किए जाते थे। और सबसे खास बात जो है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो है यवन शासकों ने प्रारंभ किया है। अगर पूछा जाता है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का काम किसने प्रारंभ किया है, तो यवन शासकों ने सर्वप्रथम लेख लिखने का काम प्रारंभ किया है। और जो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के हैं वो कुषाणों ने चलवाए थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलवाए हैं वो गुप्त शासकों ने, यानी गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चले हैं। लेकिन सबसे शुद्ध सोने के सिक्के अगर पूछा जाता है तो कुषाण काल में चलाए गए हैं सबसे शुद्ध सोने के सिक्के। ठीक है। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अब आ जाइए मूर्तियां देखते हैं। मूर्तियां जो है, प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। कुषाण कालीन मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। भरहुत, बोधगया, सांची तथा अमरावती की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झलक देखने को मिलती है। अब चित्रकला जो है, अजंता के चित्रों में मनोभाव की सुंदर झलक मिलती है। चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास होता है। बोधिसत्व पद्मपाण का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। मोहरे, अब मोहरों में जो है अवशेषों से प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। मोहरों से व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बसाड़ से प्राप्त मिट्टी की मोहरों में बने धार्मिक प्रतीकों से उनके धार्मिक अवस्थितियों का ज्ञान होता है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं, जबकि ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों में बौद्ध तथा जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियां, यात्रा वृत्तांत, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। इनका अलग अलग विवरण इस प्रकार है। ब्राह्मण साहित्य में क्या आता है? ब्राह्मण साहित्य में आते हैं वेद। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। अब ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यह सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। ऋग्वेद हमारा यह एक ऐसा वेद है जो रचनाओं से बद्ध है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 रचनाएं हैं। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है तथा 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज की संकल्पना का आधार है। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी तथा कौशितकी को शंखायन भी कहा जाता है। एक चीज और ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। अब आ जाइए यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो है
इसमें यज्ञों के नियमों या विधानों का संकलन मिलता है। यही कारण है कि इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद पद्य एवं गद्य दोनों में है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित अधर्वर्यु कहलाता है। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद तथा मैत्रायणी उपनिषद हैं। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ एवं तैत्तरीय। अब आ जाइए सामवेद। सामवेद जो है, साम का अर्थ क्या होता है? गाना। साम का अर्थ गान होता है। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसरों पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। 7 स्वरों की उत्पत्ति इसी से हुई है। अब 7 स्वर कौन से? वही सा रे गा मा पा धा नी सा। सामवेद में कुल 1875 रचनाएं हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति का मंत्र है। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छंदोग्य तथा जैमिनीय है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण है। फिर आ जाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है, इसकी रचना अथर्व अथवा अंगिरस ऋषि द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में की गई है, इसलिए इसे अथर्वगिरस वेद भी कहा जाता है। इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय तथा लगभग 6000 मंत्र हैं। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गौपथ है। अथर्ववेद के उपनिषद मंडूकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद है। मंडूकोपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। इन 4 वेदों को ही संहिता कहा जाता है। अब जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और इसमें विवरण है चिकित्सा शास्त्र से संबंधित। यजुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, इसमें युद्ध कला से संबंधित है। ये सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और ये कला एवं संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद और ये भवन निर्माण कला से संबंधित है। अब जो वेदांग हैं, वेदांग जो बनाए गए हैं, वो वेदों का अर्थ समझने व सूक्तों के सही उच्चारण के लिए वेदांगों की रचना की गई है। अब जैसे कितने हैं वेदांग? वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांगों की संख्या 6 है। नंबर 1 शिक्षा। शिक्षा जो है वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ। फिर दूसरा है कल्प। वैदिक कर्मकांडों को सम्मान कराने हेतु विधेयक नियम है। इसमें व्याकरण, इसमें नामों एवं धातुओं की रचना एवं उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम है। फिर निरुक्त आ जाता है। निरुक्त जो है शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम है। यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यास्क ने निरुक्त की रचना की है। फिर आ जाता है छंद। छंद जो है वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, वृहति का प्रयोग किया जाता है। फिर आ जाता है ज्योतिष। इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके प्रसिद्ध आचार्य जो है लगध मुनि है। अब महाकाव्य देखें। महाकाव्य जो है एक थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। सूत्र लेखन का जो सबसे विख्यात उदाहरण है वो पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जो 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था।
पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थशास्त्र और संस्कृति पर गहन प्रकाश डाला है। महाभारत, जिसे व्यास की कृति माना जाता है, संभवतः 10वीं सदी में ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक की स्थिति का आभास देता है। पहले इसमें केवल 8800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता था, जिसका अर्थ है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। बाद में इसके श्लोकों की संख्या बढ़ाकर 24,000 हो गई तथा भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंततः इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए और तदनुसार यह शतसहस्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6,000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए और अंततः 24,000 श्लोक हो गए। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में शुरू हुई। इसकी रचना महाभारत के बाद प्रतीत हुई लगती है। राजाओं के द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठान और 3 उच्च वर्णों के धनाढ्य पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान व सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान श्रौत सूत्रों में दिए गए हैं। जो जात कर्म है, जिसे जो यानी जात कर्म मतलब जन्मानुष्ठान, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठान का विधि विधान गृह सूत्रों में पाया जाता है। श्रौत सूत्र और गृह सूत्र दोनों 600 से 300 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। शुल्ब सूत्रों में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से आरंभ होता है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। यह भाषा मगध यानी दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। इन ग्रंथों में हमें केवल बौद्ध के जीवन के बारे में ही नहीं, बल्कि उनके समय में मगध, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई शासकों के बारे में भी जानकारी मिलती है। ऐसा विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 से भी अधिक पूर्व जन्मों से गुजरे थे, जिनका विवरण जातक कथाओं में है। प्रत्येक जातक कथा एक प्रकार की लोक कथा है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के बल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया था। धर्मसूत्र, स्मृतियां और टीकाएं, इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मसूत्रों का संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। यह 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र व अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है अभिज्ञान शकुंतलम। कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी हैं जो संगम साहित्य में संकलित हैं। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में साहित्य का सृजन किया था। ऐसे साहित्यिक सभा को संगम कहते थे, इसलिए संपूर्ण साहित्य संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से विशेषकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के हैं। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इनके मुक्तकों और प्रबंध काव्यों की रचना अनेक कवियों ने की है, जिनमें बहुत से नायकों और नायिकाओं का गुणगान है। संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं तोलकप्पियम, शिलापद्दिकारम एवं मणिमेखले। संगम ग्रंथों में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है। इनमें उल्लेखित कावेरी पट्टनम का समृद्धपूर्ण अस्तित्व पुरातात्विक साक्ष्यों से प्रमाणित हुआ है। संगम ग्रंथों में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है। ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य हमारा एकमात्र प्रमुख स्रोत है। ठीक है, अब हम देखेंगे बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में क्या है? बौद्ध साहित्य मतलब एक तरह से हम कहें तो ब्राह्मणेतर साहित्य है। बौद्ध साहित्य, फिर जैन साहित्य, फिर लौकिक साहित्य, ये सब जो है। अब भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। बौद्ध साहित्य ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक जो है बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है: विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। विनय पिटक संघ संबंधी नियम एवं आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह है। वहीं अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है।
बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथों से संबंधित जातकों में बुद्ध से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। दीपवंश तथा महावंश नामक दो पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पनो पाली भाषा में रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें हिंदी यवन शासक मिनांडर के विषय में सूचनाएं मिलती हैं। बौद्ध धर्म के हीनायन संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तार, दिव्यावदान आदि हैं। ललित विस्तार में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन तथा कार्यों का चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। दिव्यावदान से अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में सूचना मिलती है। अब जैन साहित्य है। जैन साहित्य को क्या कहा गया है? आगम कहा गया है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रवाहु चरित्र, आचारंग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि प्रमुख है। जैन धर्मों का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रवाहु ने की थी। और लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में अर्थशास्त्र का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। कल्लड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी भी एक विशेष उल्लेखनीय है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन दिया गया है। अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि का अष्टाध्यायी, कात्यायन की वर्तिका, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस तथा कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम आदि उल्लेखनीय हैं। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष कृत बुद्ध चरित, बाणभट्ट का हर्षचरित, वाक्यपति का गौडबहु, विल्हड़ का विक्रमांक देवचरित, संध्याकर नंदीकृत रामचरित्र, हेमचंद्रकृत कुमारपाल चरित्र, जयानकृत पृथ्वीराज विजय आदि महत्वपूर्ण हैं। अब कुछ प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं जिनके बारे में हम बताते हैं आपको। अष्टाध्यायी पाणिनि की है, व्याकरण ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त का है। मौर्यकाल के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है इससे। महाभाष्य जो अष्टाध्यायी पर ही टीका है, ये पतंजलि की है और पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है। कथा सरित सागर ये सोमदेव की है, ये मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। वृहत कथा मंजरी ये क्षेमेंद्र की है और ये मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। इससे भी अर्थशास्त्र विषय है, अर्थशास्त्र का राजनीति ये कौटिल्य की है, मौर्य काल के बारे में प्रकाश पड़ता है इससे भी। नीतिसार ये कामंदक की है, ये गुप्तकालीन राजतंत्र पर कुछ प्रकाश पड़ता है इससे। मालविकाग्निमित्रम ये तो पता ही है, कालिदास की है, शुंगवंश के बारे में जानकारी देती है। मृच्छकटिकम ये भी शूद्रक की है, गुप्तकालीन समाज का वर्णन है। हर्षचरित्र बाणभट्ट की है, हर्षचरित्र की उपलब्धियों का वर्णन है। रामचरित संध्याकर नंदी बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन है। राजतरंगिणी कल्लड़ कश्मीरी राजवंशों का क्रमबद्ध इसमें जानकारी है। अब आते हैं विदेशी साहित्य पे। विदेशी साहित्य में यूनान एवं रोम के लेखक हैं। चीनी यात्रियों का वर्णन है, अरब यात्रियों का वर्णन है। ठीक है। अब यूनान और रोम के लेखक। यूनान के प्राचीन लेखकों में टेसियस तथा हेरोडोटस के नाम प्रसिद्ध हैं। टेसियस जो है ईरान का राजवैद्य है। टेसियस के वर्णन में अधिकांश कल्पित कहानियां हैं जो पूर्णतः अविश्वसनीय है। हेरोडोटस जो है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने 5वीं सदी ईसा पूर्व हिस्टोरिका की रचना की थी। इसमें भारत फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे नियार्कस, ऑनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस।
सिकंदर के पश्चात के लेखकों में 3 राजदूत मेगस्थनीज, डायमेकस तथा डायनोसियस के नाम उल्लेखनीय है। मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना की, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज ने इंडिका में मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमेकस यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, यह बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनीसियस यह मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। प्लिनी इसने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत के पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। टालमी की पुस्तक जियोग्राफी और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे भारत के भूगोल तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम आ जाते हैं चीनी यात्रियों के बारे में जानते हैं। चीनी यात्रियों का वर्णन किस प्रकार है। एक आया था सुमाचीन, पहली शताब्दी ईसा पूर्व। रचनाएं इसकी कुछ भी नहीं है। चीनी इतिहास का जन्मदाता व चीन का प्रथम इतिहासकार इसे कहा जाता है, सुमाचीन को। फिर आया फहान, ये बौद्ध भिक्षु था। ये 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा। भारत दशा का विवरण किया है। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने 15 वर्षों तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया एवं इस पर राजनीतिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि अपने वृत्तांत में वह किसी भी भारतीय सम्राट के नाम का उल्लेख नहीं करता। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद को देवनिर्मित बताया। राजप्रासाद अर्थात राजमहल। फिर आया शुंगयुन, 512 से 513 ईसा पूर्व। इसने बंगाल व बिहार की तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक स्थितियों का वर्णन किया है। फिर आया कास्मास इंडिकोप्लेस्टस, 535 से 547 ईसा पूर्व, जिसने क्रिश्चियन टोपोग्राफी लिखी। इसने भारत व श्रीलंका के मध्य व्यापारिक संबंधों का वर्णन प्रस्तुत किया। फिर हुएनसांग 629 से 643 ईसा पूर्व, सीयू की यानी पाश्चात्य संसार के लेख। यह सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने 13 वर्ष भारत में निवास करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तथा कुछ समय हर्ष के दरबार में रहा। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। उसने दक्षिण भारत को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत का भ्रमण किया है। यात्रियों के सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। फिर आया हुईली, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। हेनसंग की जीवनी लिखी। यह हेनसंग का प्रसिद्ध मित्र था जिसने हेनसंग की जीवनी लिखी थी। फिर आया इतिसिंह। इतिसिंह जो है 673 से 675 ईसा पूर्व तक भारत में रहा। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं लिखी। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा तथा इसके बारे में कहा जाता है कि वह त्रिपिटकों की 400 प्रतियां अपने साथ ले गया। भारतीय समाज की धार्मिक एवं आर्थिक दशाओं पर इसके वृत्तांत से प्रकाश पड़ता है एवं नालंदा जैसे शिक्षण केंद्रों की शिक्षा प्रणाली व व्यवस्था का भी ज्ञान होता है। फिर आया मालवेन लिन, 7वीं शताब्दी। इन्होंने हर्षवर्धन के पूर्व भारत पर आक्रमण अभियान का वर्णन किया है। चाउजू कुआ 1225 से 1254। इन्होंने इसकी रचनाएं हैं चूफांची। इससे 13वीं शताब्दी के चीनी अरबी व्यापार का विवरण प्राप्त होता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं अरब यात्रियों पर। अब अरब यात्री जो हैं, अरब व्यापारियों तथा लेखकों के विवरण से हमें पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इन लेखकों में अलबरूनी और इब्न बतूता का नाम सर्वप्रथम है। अलबरूनी यह 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति तहकीक ए हिंद, किताबुल हिंद, भारत की खोज, किताबुल हिंद, भारत की खोज, यही है, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सर्वप्रथम 1888 ईस्वी में एडवर्ड सांची ने अरबी भाषा से तहकीक ए हिंद का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। अरबी लेखकों में अलबरूनी के अतिरिक्त अलबिलादुरी, सुलेमान हसन निजाम, फरिश्ता, निजामुद्दीन, इब्न बतूता आदि भी प्रमुख हैं। इब्न बतूता इसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत रहला सर्वप्रमुख है।
जो अरबी भाषा में रचित है। यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया। बाद में उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास जो है 3 भागों में है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो है इसके लक्षण जो है लिखित साक्ष्य इसके उपलब्ध नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, जैसे पाषाण काल। अब पाषाण काल में जो है पुरा पाषाण काल का प्रारंभ हम मानते हैं प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व, फिर मध्य पाषाण काल 10,000 से 5500 ईसा पूर्व, फिर नव पाषाण काल 5500 से 3000 ईसा पूर्व। अब पुरा पाषाण काल में भी हम आ जाओ, निम्न पुरा पाषाण काल में चले जाएं तो प्रारंभ से 1,00,000 ईसा पूर्व हम मानेंगे। फिर मध्य पुरा पाषाण काल 1,00,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, और उच्च पुरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। पाषाण युग थोड़ा सा देख लेते हैं, और आप सभी लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी लाभ मिल सके। पाषाण युग। भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति को विद्वानों ने 3 कालों में विभाजित किया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। पुरा पाषाण संस्कृति का उदय अभिनूतन युग में हुआ था। इस युग में धरती बर्फ से ढकी हुई थी। भारतीय पुरा पाषाण काल में को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। निम्न पुरा पाषाण काल का प्रारंभ जो है प्रारंभ से 1,00,000 ईसा पूर्व है, फिर मध्य पुरा पाषाण काल 1,00,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, फिर उच्च पुरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। अब प्रागैतिहासिक काल देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में जो है पुरापाषाण काल, पुरापाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शैलाश्रयों से प्राप्त हुए हैं। पूर्व पाषाण काल या पुरापाषाण काल को उपकरणों में भिन्नता के आधार पर 3 कालों में विभाजित किया जाता है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल जो है इसके उपकरण सर्वप्रथम सोहन नदी यानी सिंधु नदी की छोटी सहायक नदी है घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण से सोहन संस्कृत भी कहा जाता है। इस काल में पेबुल, चॉपर तथा चॉपिंग उपकरणों के साक्ष्य मिलते हैं। पेबुल संस्कृत के वे उपकरण होते हैं जो पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते थे। चापर बड़े आकार वाला उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता है। चॉपिंग उपकरण द्विधारी होते हैं, अर्थात पेबुल के ऊपर दोनों किनारों को छीलकर उनमें धार बनाई जाती है। मध्य पुरापाषाण काल। इस काल में बहुसंख्यक कोर, फ्लैग तथा ब्लेड उपकरण प्राप्त हुए हैं। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। मध्य पुरापाषाण काल के औजारों का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण महाराष्ट्र के नेवासा, झारखंड में सिंहभूम, उत्तर प्रदेश में चकिया, बेलन घाटी, मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफाओं तथा सोन घाटी, गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र, हिमाचल में व्यास, वानगंगा तथा सिरसा घाटियों आदि विविध पुरास्थलों से प्राप्त होते हैं। अब आ जाइए उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल इस काल का प्रमुख पाषाणोपकरण ब्लेड है। ब्लेड पतले तथा सकरे आकार वाला यह पाषाण फलक है जिसमें दोनों किनारे समानांतर होते हैं तथा जो लंबाई में अपनी चौड़ाई से दोगुना होता है। भारत में इस काल के उपकरण सोन घाटी मध्य प्रदेश, सिंहभूमि झारखंड, जोगदहा, भीमबेटका, रामपुर, बघेलान, बाघौर मध्य प्रदेश, पटाड़े, भदड़े तथा इनामगांव महाराष्ट्र, रेनीगुंटा, वेमुला, कर्नूल गुफाएं आंध्र प्रदेश, शोरापुर दोआब कर्नाटक तथा बूढ़ा पुष्कर यानी राजस्थान आदि जगहों से प्राप्त हुए हैं। फिर मध्य पाषाण काल। इस काल के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे इसलिए इन्हें माइक्रोलिथिक कहा गया है। सर्वप्रथम CL कलाइल
ने विंध्य क्षेत्र के लघु पाषाणोपकरण खोजे। इस काल के प्रमुख केंद्र हैं बेतवा घाटी, सोन घाटी मध्य प्रदेश, कृष्णा घाटी कर्नाटक, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, नेवास महाराष्ट्र इत्यादि। आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान से प्राप्त साक्ष्य पशुपालन को दर्शाते हैं। इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। इस काल में मानव अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। राजस्थान में स्थित सांबर झील निक्षेप के कई मध्य पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। यहाँ से विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य मिलता है। अब आ जाइए नवपाषाण काल पर। नवपाषाण काल जो है भारतीय उपमहाद्वीप से प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जिसकी तिथि 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल के प्रमुख केंद्र हैं बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, सिंहभूम झारखंड इत्यादि। नवपाषाणकालीन स्थल बुर्जहोम एवं गुफकराल से अनेक गर्तावास, मृदभांड एवं हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। चिरान यानी बिहार से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। कोल्डियावा इलाहाबाद से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नवपाषाणिक संस्कृति अपने पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था, वरन उत्पादक भी था। वह कृषि कर्म और पशुपालन से पूर्णतः परिचित हो चुका था। यहाँ पाए गए उपकरणों में कुल्हाड़ी, बसुली, छेनी, खुरपी, कुदाल, हथौड़ी आदि प्रमुख है। अब आइए आद्य ऐतिहासिक काल पे। पाषाण युग की समाप्ति के बाद धातुओं के युग का प्रारंभ हुआ। इसी युग को आद्य ऐतिहासिक काल या धातु काल कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति तथा वैदिक संस्कृति की गणना इस काल से की जाती है। गौरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड इस काल से संबंधित हैं। एक चीज आपको और बता दूं, ईसा पूर्व और ईसवी वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी ईसाई कैलेंडर या जिसे जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष यानी कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीहा के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी बीसी बिफोर ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। इसमें वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। के लिए संक्षेप में ईसवी लिखा जाता है। अब आ जाइए ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियां। ताम्रपाषाणकालीन जो संस्कृतियां हैं, इस काल में मनुष्य पत्थर एवं तांबे के उपकरण औजार प्रयोग करने लगा था। इसी कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया वह तांबा थी। ताम्रपाषाण संस्कृतियां कृषक ग्रामीण संस्कृतियां थीं। इस काल की प्रमुख संस्कृतियां हैं बनास, अहाड़ संस्कृति राजस्थान की है। प्रमुख स्थल है अहाड़, बालाथल तथा गिलुंद। अहाड़ को ताम्बती भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर तांबा मिला था। इस संस्कृति का कालक्रम 2100 से 1500 ईसा पूर्व के बीच रखा गया है। अहाड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। गिलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना गया है। यहाँ से पकी ईंटों के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से तांबे की बनी कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ तथा चादरें प्राप्त हुई हैं। कायथा संस्कृति जो है मध्य प्रदेश। प्रमुख स्थल है कायथा तथा एरण। कायथा के मृदभांडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ से स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसी कीमती पत्थरों के हार प्राप्त हुए हैं। एरण अभिलेख से सती प्रथा के प्रथम अभिलेख साक्ष्य मिले हैं। अगर पूछा जाए सती प्रथा के प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो एरण अभिलेख जो है उससे सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। मालवा संस्कृति जो है प्रमुख स्थल है मालवा संस्कृति के कायथा, एरण तथा नवदा टोली। मालवा मृदभांड अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। नवदा टोली से विभिन्न कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। अब आ जाइए जोरवे संस्कृति जो है महाराष्ट्र। प्रमुख स्थल हैं जोरवे, नेवासा, दैमाबाद तथा इनाम गांव। दैमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली हैं। यह हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव दिखलाती हैं।
यहीं से गैंडा, हाथी, भैंसा तथा रथ चलाए होते हुए मनुष्य की आकृति मिली है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किला, बंद और खाई से घिरी हुई थी। 1200 ईसा पूर्व के लगभग ताम्रपाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया। केवल जोरवे संस्कृति जो है 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। ताम्रपाषाण संस्कृति के विलुप्त होने के कारण बहुत कम वर्षा या सूखा था। अब हम बताएंगे जो निम्न पुरापाषाण काल है, इसमें कौन कौन सी संस्कृतियां थी। इसमें निम्न पुरापाषाण काल में शल्क, गणासा, खड़क, उपकरण ये संस्कृति थी। इसके मुख्य स्थल है पंजाब, कश्मीर, सोहन घाटी, सिंगरौली घाटी, छोटा नागपुर, नर्मदा घाटी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। महत्व क्या है? हस्तकुठार एवं वटिकाश्म उपकरण, होमो इरेक्ट अस्थि अवशेष नर्मदा घाटी से यहाँ प्राप्त हुए हैं। महापाषाण काल, नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण काल कहा जाता है। पत्थर की कब्रों को महापाषाण कहा जाता था। इन कब्रों में मानवों को दफनाया जाता था। महापाषाण काल से संबद्ध लोग साधारण पहाड़ों की ढलान पर रहते थे। दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व तथा कश्मीर में यह प्रथा प्रचलित थी। यहाँ की कब्रों में लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल तथा पत्थर एवं सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। महापाषाण काल में आंशिक शवाधान की पद्धति भी प्रचलित थी, जिसके तहत शवों को जंगली जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। ब्रह्मगिरी, आदिचल्लूर, मास्की, चिंगलपत्तू, नागार्जुन कोटा आदि प्रमुख शवदान केंद्र हैं। महापाषाण कालीन लोग धान के अतिरिक्त रागी की खेती भी करते थे। इतिहासकारों ने महापाषाण काल का निर्धारण 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के बीच किया है। और अब आगे हम लोग चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पर। सिंधु घाटी सभ्यता जो है अगली वीडियो में अपलोड करूंगा। और आप सभी लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मुझे भी आगे वीडियो बनाते हुए अच्छा लग सके और आप लोगों को भी लाभ हो सके। धन्यवाद।